हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। हम लोग कौन से चैप्टर पे बात कर रहे हैं अभी? ग्रेविटेशन। इससे पहले दो वीडियोस हो चुके हैं और वो पहले वीडियो में हमने बात की थी कि न्यूटन ने कैसे इस अर्थ पे जो एप्पल गिरता है उसको और अर्थ के अराउंड जो मून घूम रहा है उसको कैसे रिलेट किया। और सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि उन्होंने कौन सा लॉ बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिस पर उन्होंने बताया कि हर दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ओके, अब थर्ड वीडियो होगा और ये थर्ड वीडियो स्पेशल है बिकॉज इसमें इसके पहले वाले दो वीडियोस और उसके पहले वाले दो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 8 और 9, वो सब कुछ यहां पर लगने वाला है। ओके, सो देखते हैं इस बारे में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्री फॉल की। ठीक, सो फ्री फॉल फिर से समझते हैं। फ्री फॉल क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है केवल ओनली जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। फॉल हो रहा है बट सिर्फ किसकी वजह से होना चाहिए? ग्रेविटी की वजह से। अब देखो, अगर आप पानी में गिर रहे हो, पानी में डूब रहे हो, तो क्या आप नीचे डूब रहे हो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी? आप बोलेंगे हाँ, ग्रेविटी नीचे बुला रहा है, बट इट इज ओनली ग्रेविटी। इज इट ओनली ग्रेविटी? नो, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वो जो पानी की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है, पानी जो आपको नहीं जाने दे रहा है, स्लो जा रहे हो ना आप नीचे, तो आपको पानी नहीं जाने दे रहा है, तो वहां पर वो फ्री फॉल नहीं माना जाएगा। फ्री फॉल कब होगा? जब सिर्फ ग्रेविटी होगी। अब सिर्फ ग्रेविटी कहां होगी? तो आप बोलेंगे हवा में होगी। बट क्या सोचो, क्या आप जब हवा में गिरते हो तो क्या आपको हवा रोकने की कोशिश नहीं करती? करती है ना कोशिश, आपको वो नीचे नहीं जाने देती। आप तो बहुत जोर से जा रहे हो बट हवा आपको रोकती है। सिर्फ आपको ही नहीं, ये पेन को भी रोकती है, फेदर को रोकती है, हर चीज को रोकती है। कोई बिल्डिंग गिरती है उसको भी रोकती है। बट इन एवरी केस इट इज नॉट टेक्निकली फ्री फॉल। टेक्निकली फ्री फॉल कब माना जाएगा? जब ऑब्जेक्ट्स सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही गिरेंगे। क्लियर है? तो यहां पर सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिरने वाले केसेस आइडियल हैं। इट्स एन आइडियल केस। ओके, आइडियल केस है। तो हमेशा आप ये डाउट करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस तो हमेशा होता है। यस, हमेशा होता है, एयर रेजिस्टेंस तो होता ही है। आपने लोग कुछ प्लेन में जाते हैं, ऊपर प्लेन उड़ती है, फिर वहां से जंप करना होता है ना, कुछ मूवीज में भी देखा होगा आपने। तो वो जो जंप करते हैं वो फ्री फॉल नहीं है, आपको लगेगा, बट बहुत सारी हवा आपको लग रही है, वो रेजिस्टेंस लग रहा है आपको हवा का, है ना आपके, इसलिए आपको चश्मा पहनाते हैं, आपके बाल उड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हवा खींच रही ऊपर, नीचे नहीं जाने दे रही। बट अगर इमेजिन करो, स्ट्रेट गिरोगे अगर आप, बिना हवा के, बिना फ्रिक्शन के, अगर आप सीधा गिरोगे तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आइडियल कंडीशन है। आप किसी लेबोरेटरी में ऐसा कर सकते हो कि पूरी हवा ही निकाल दो और एकदम फ्रीली फॉल करो, तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फ्री फॉल जो है ये एक्सीलरेटेड मोशन है। कैसे? देखो, एक्सीलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भी है, बट बेसिकली एक्सीलरेशन का अर्थ हुआ कि वेलोसिटी चेंज हुई। क्लियर है? हाँ। अब वेलोसिटी के दो चीजें होती है। वेलोसिटी में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, करेक्ट, और एक होता है डायरेक्शन। अब आप मुझे बताओ कि जब कोई चीज नीचे गिर रही है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड, या कुछ भी चेंज नहीं हो रहा? तो मुझे तो नहीं लगता डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि वो आ रहा है नीचे ही आ रहा है। बट क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? देखो, ये जब पेन को छोड़ा मैंने, तब तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मतलब उसकी तब वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, मैंने तो कुछ किया नहीं, छोड़ दिया। धीरे धीरे ग्रेविटी ने उसको बुलाना स्टार्ट किया, मतलब ग्रेविटी ने उसकी स्पीड बढ़ाई, और जितना जितना नीचे जाएगा उतनी स्पीड और बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। कैसे एक्सेलरेटेड हुआ? बिकॉज स्पीड बोल सकते हो आप, स्पीड मतलब कि मैग्नीट्यूड चेंजेस, है ना। मैग्नीट्यूड तो धीरे धीरे चेंज हो ही रहा है। मैग्नीट्यूड धीरे धीरे जब ऊपर नीचे जा रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। क्लियर? इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन हो रहा है।
ये बात समझने की है। क्यों? बिकॉज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, कि ये जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे तो क्या आएगा, दिस एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग लिखते हैं जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? समझ में आई बात? देखो, फ्री फॉल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, नीचे बुला रहा है। क्लियर? हमने तो नहीं फेंका ना, ऐसे जाने लग गया अपने आप तो जाएगा नहीं, कोई फोर्स होगा। तो ये फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, है ना? फोर्स होता है तो एक्सेलरेशन भी होता है। अब जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वी विल कॉल दिस जी। तो आप भूलना मत, ये जो जी है इसका यूनिट वही है जो एक्सेलरेशन का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम एज एक्सेलरेशन, सेम एज एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन जैसे ही है? बिकॉज वो एक्सेलरेशन ही है, इट इज स्टिल एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलो, अब ये अगर बात अपने को समझ में आती है तो हम लोग बात करेंगे अभी कि जो फोर्स उस चीज पर लग रहा है। देखो, ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ का मास m है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल m है और ये नीचे गिर रहा है। ठीक है? तो जब ये नीचे गिर रहा है तो ये यहां से लेकर ये सेंटर तक जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे d, है ना? ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था वो? तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट m, ये अपना अर्थ है ना? ये अर्थ है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा सेम इस पर भी लगेगा। तो बात करते हैं इस पे फोर्स की। सो फोर्स ऑन m कैन बी गिवन बाय टू वेज, एक वे और दूसरा वे। तो पहला वे क्या होगा? F इज इक्वल टू, देखो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या फिर फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ये इसको यहां खींच रहा है ना, तो द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू masses, प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा दूर होंगे उतना कम फोर्स होगा, एंड ये कांस्टेंट आ जाता है जी। क्लियर है? ओके, सो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे बुला रहा है। अब दूसरे तरीके से देखो, फोर्स ऑन m, दूसरे तरीके से देखो, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो ये हमने कैसे देखा? ये यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से देखा। अब ये हम देखेंगे सेकेंड लॉ के हिसाब से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। याद करो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू m है। क्लियर है? अब देखो, F g, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इज इक्वल टू m a, बट ए कौन सा? a g। अब a g को मैं क्या ले रहा हूं? g ले रहा हूं। Therefore I can write F g इज इक्वल टू m a, नहीं, a की जगह क्या लिखेंगे? g। राइट? अब देखो ध्यान से, वेरी नाइसली, एकदम ध्यान से, कि फोर्स ऑन मास m, जो हवा में है, जो कहीं पे अर्थ के आसपास है, उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है? तो हमने देखा यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से, न्यूटन ने बोला कि उस पर फोर्स लगेगा ये, प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, एंड जी आ जाता है कांस्टेंट। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आपने ये नहीं देखा है, ये नहीं पता, तो आप अपने बुक में देख लो या इसका पहले वाला वीडियो देख लो, वीडियो पार्ट 2। ठीक? तो ये चीज जो उस पर फोर्स लग रहा है, और ये जो उस पर फोर्स लग रहा है, उसको आप एमए भी लिख सकते हो, है ना? न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार ये एमए है जो फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू एम। अब ये फोर्स ग्रेविटी का है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, mg हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखो, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं।
क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ये भी है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो mg भी ma भी है। ओके, बस हो गया काम। mg इज इक्वल टू gmm अपॉन डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट का मास ये वाला m है और ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है वो उसी का मास होता है। F इज इक्वल टू ma है। सपोज मुझ पे फोर्स लग रहा है तो मास किसका लूंगा, मेरा ही तो लूंगा। तो जब इस पे फोर्स लग रहा है तो मास इसी का लूंगा, स्मॉल m। ध्यान से, अब ये m और ये m कैंसिल हो गया और आपको g की वैल्यू मिल गई, g की वैल्यू मिल गई gm अपॉन डी स्क्वायर। लिख लेंगे इसको। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस d फ्रॉम कहां से लेते हैं हम लोग, सेंटर टू सेंटर लेते हैं ना, सेंटर लेते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ अर्थ से तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा। फोर्स F इज इक्वल टू ma के अनुसार ये लगेगा। दोनों को इक्वेट कर दो तो अपने को g की वैल्यू मिल गई। और ये जो g है ये एक्सीलरेशन है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 8 मोशन में एक्सीलरेशन आया था और चैप्टर नंबर 9 में ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी आया था। तो ये सब देखो इक्वेट कर दिया हमने, सब एक साथ मिला दिया। तो अगर आपको इसमें डाउट है तो पहले के टॉपिक्स एक बार कवर कर लो, ठीक। अब g की वैल्यू अपने को मिल गई gm अपॉन डी स्क्वायर, मिल गई, ये मिल गई। ये कब होगी g की वैल्यू और कहां होगी g की वैल्यू, अगर वो डिस्टेंस d दूर है तब। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब मैं ऊपर का हटा देता हूं, थोड़ी जगह कर देता हूं, कर दें, चलो। यस, सो ये हो गया केस नंबर 1। क्या, ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस, सो इसको मैं बोल देता हूं नंबर 1। अब नंबर 2 केस क्या होगा, देखो, अगर ऑब्जेक्ट इज एट अर्थ या इज ऑन अर्थ सरफेस और क्लोज टू अर्थ सरफेस। जैसे कि हम लोग अभी सरफेस पे हैं, या फिर मैंने थोड़ा सा जंप किया या बिल्डिंग के ऊपर चला गया तो सरफेस से पास में ही हूं मैं, ये बहुत दूर है। तो अगर पास में होगा, ध्यान से देखो, अगर ये बहुत ही पास में होगा तो ये डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डी डिस्टेंस r जितना हो जाएगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ जितना। सो आप लिखेंगे d विल बिकम r, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है, ये हमने पिछले वीडियो में बात किया है कि अगर कोई अर्थ के सरफेस पे हो या एकदम पास में हो तो आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कैसे लगाओगे, वहां पर आप जो ये डिस्टेंस d है इसको मान लोगे कि ऑलमोस्ट रेडियस जितना ही है। बस लेट्स पुट द वैल्यूज, g ऑन सरफेस ऐसे आप लिख सकते हो, इट बिकम्स gm अपॉन, ये d क्या बन जाएगा, ये d बन जाएगा r, बाकी तो सब सेम ही है, बाकी तो सब सेम है ना। देखो ये m तो कैंसिल हो गया, उसमें और क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहां रहूं या यहां रहूं, मेरा मास तो मास ही है। क्लियर, सो व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ इज दिस, क्या लिख लेंगे यहां पे, ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस। अगर सरफेस पे है तो ये g की वैल्यू है, और अगर थोड़ा दूर है, जहां पर भी थोड़ा सा ऊपर है, तो ये r से थोड़ा ज्यादा होगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ से थोड़ा ज्यादा। देखो ये तो अर्थ है, इससे थोड़ा और ऊपर रहा तो इससे थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। देखो यहां पर ये जो चीज है ये r है और ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है हाइट, पर अगर ये हाइट 0 हो गई तो फिर ये रेडियस मतलब ऑलमोस्ट उतना ही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं और हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे यहां पे, ठीक है, हटा दिया जाए। यस, ओके, नाउ लेट्स नोट अ फ्यू पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है।
पहला नंबर, तो पुट ऑल वैल्यूज ऑफ जी, एम फॉर अर्थ, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब वैल्यूज इसमें डालो, आपको मिल जाएगी जी की वैल्यू। टू गेट जी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9.8, क्या आता है जी का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे बिकॉज ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज डाल देना। हमने, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ भी है 6.4 × 10⁻6 मीटर, और जी की वैल्यू अपने को मालूम है, जी की वैल्यू मत भूलना, जी की वैल्यू 6.67 देते हैं या 6.7 भी देते हैं, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज इसमें डालोगे तो आपको जी की वैल्यू मिलेगी। याद करेंगे चैप्टर नंबर 8, एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या आती थी, 1, 2, 0.5, 3, 4 ऐसा कुछ आता था। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो इतना आएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आप याद रख भी लोगे। देखो जी की वैल्यू, ये पेन है, पेन नीचे गिरेगा, पेन एक्सेलरेट होगा, पेन एक्सेलरेट होगा तो किस एक्सेलरेशन से होगा, इससे। ओके, अब सपोज मैं गिर रहा हूं तो मैं किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्पीड बढ़ना, तो मैं क्या एक्सेलरेशन से आऊंगा नीचे, आप बोलेंगे ये क्यों, क्योंकि मैं हूं या पेन हूं या पंखा हो या ये बिल्डिंग हो, अगर फ्री फॉल, एक मिनट, अगर फ्री फॉल है, फ्री फॉल का मतलब फॉर फ्री फॉल ओनली। देखो ध्यान से, फ्री फॉल का अर्थ ये हुआ कि कोई एयर रेजिस्टेंस या कोई दूसरे टाइप का फोर्स नहीं है। जब कुछ है ही नहीं दूसरा तो हमको कौन, मेरे को कौन बुला रहा है, ग्रेविटी। पेन को कौन बुला रहा है, ग्रेविटी। और बिल्डिंग गिरेगी उसको कौन बुलाएगा, ग्रेविटी। तो अगर हर एक को ग्रेविटी बुला रहा है तो सबको जी तो सेम ही होगा। जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास मतलब जी इज सेम फॉर ऑल। कब, फॉर फ्री फॉल ओनली, मेरे लिए, पेन के लिए, बिल्डिंग के लिए, फेदर के लिए, सबके लिए। आप बोलेंगे नहीं सर फेदर तो ऐसे 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 ऐसे, वो तो बहुत धीरे आता है, बट क्या वो फ्री फॉल है कि हवा है वहां पे, नहीं, हवा है ना वहां, तो फ्री फॉल कैसे हुआ, हवा का रेजिस्टेंस भी है वहां, हमारे केस में नहीं है ज्यादा, उसके केस में ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे आता है। बट हमको किस बारे में बात करनी है, ध्यान से, हमको बात करनी है केवल फ्री फॉल की, और वो सबके लिए सेम। ग्रेविटी सबको सेम जैसे ट्रीट करता है, एयर रेजिस्टेंस किसी को कम किसी को ज्यादा, बट ग्रेविटी ट्रीट्स अस ऑल सेम। क्लियर, देखो ध्यान से, F इज इक्वल टू ma। ओके, तो आप बोलेंगे नहीं सर मुझ पे फोर्स ज्यादा है। हाँ देखो, आप पे फोर्स ज्यादा है क्योंकि आपका मास ज्यादा है, बट ये तो सबके लिए सेम है ना, ये तो सबके लिए सेम होगा, सबके लिए सेम। नेक्स्ट, G ऑन पोल्स इज ग्रेटर देन G ऑन इक्वेटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ये पोल्स पर थोड़ी ज्यादा है। ऐसा क्यों, अर्थ के पोल्स पर ज्यादा है, पोल्स मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब अर्थ का देखो शेप, अर्थ का शेप ऐसे गोल नहीं है, अगर मैंने गोल निकाला, अर्थ का शेप थोड़ा सा एग्जैजरेट करता हूं मैं, कुछ ऐसा है, एग्जैजरेट कर रहा हूं, संतरे जैसा है थोड़ा, लाइक एन ऑरेंज। ऑरेंज कैसा ऊपर से चपटा होता है। सो ये देखो, ये पोल्स है और ये इक्वेटर है। अब ध्यान से देखना, मैं इक्वेटर को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता हूं, ये ओके। नाउ दिस देखो ध्यान से, यहां से यहां ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ पोल्स, और यहां से यहां ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ इक्वेटर। सो जो पोल्स है वो अर्थ से पास में है,
और जो इक्वेटर है वो पोल से दूर है, सॉरी सेंटर से दूर है। तो ध्यान से देखना ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो, बिकॉज आर ऑफ पोल्स इज लेस देन आर ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर ज्यादा दूर है, उसका रेडियस है, उसका डिस्टेंस ज्यादा है। सो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो जी कम, ये ज्यादा है तो जी कम है, और अगर आर कम है, आर कम है तो जी ज्यादा है। वाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वाई? बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, कैसे लिख सकते हो आप? G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब R ज्यादा होगा तो G कम होगा, तो कैसे याद रखेंगे? फिर से एक बार स्टोरी, G की वैल्यू है ये। ओके, मैं पोल्स पे हूं या इक्वेटर पे हूं, ये वाला कैपिटल G तो सेम होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ सबके लिए सेम होगा। पर R पोल्स पे जो है उसके लिए R कम होगा और इक्वेटर वाले के लिए R ज्यादा होगा। तो अगर R ज्यादा होगा तो G कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये डायग्राम लिख लो, ये ड्रॉ कर लो और याद कर लो इसको कि अर्थ संतरे जैसा है, ऐसा गोल निकालो और ऊपर से दबा दो। ठीक है, तो दबा दिया तो कैसा होगा? वही अर्थ है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट एकदम चीजें थी। क्या क्या चीजें थी? पुट ऑल वैल्यूज ऑफ जी वगैरह डालो, आपको ये वैल्यू मिलेगी। ओके, अब आप बोलेंगे सर ये जी की वैल्यू कहाँ है, पोल्स पे कि इक्वेटर पे? वो तो अलग अलग है। तो ये वैल्यू पोल पे थोड़ी 9.81 होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, और इक्वेटर पे थोड़ी 9.78 होती है, थोड़ी कम होती है, बट इतना उतना चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो हम लोग देखते हैं कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि कुछ कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो कवर हो जाएगा। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 सेज व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? बहुत बार बात हो चुकी। फ्री फॉल इज द fall of an object only because of gravity, because of no other force, no air resistance, nothing. Okay, what do you mean by acceleration due to gravity? What do you mean by acceleration due to gravity? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है और वो ग्रेविटी की वजह से। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, फ्री फॉल्स या फॉल्स फ्रीली, इट इज एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. So that acceleration is called acceleration due to gravity, which is 9.8 meter per second square. It is independent of the mass of the object. मतलब आप, मैं, हाथी, घोड़ा, बिल्डिंग, हवा, पानी, कुछ भी गिरे, सबका जी सेम होगा ओनली व्हेन फ्री फॉल. हवा के केस में नहीं. एंड आप ये लिख सकते हो कि पोल्स पर ज्यादा, इक्वेटर पे कम है. बस ये बातें आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2. अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? यही बात हो गई अपनी, कोई और बताने की जरूरत नहीं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑर्डर में वैसे ले रहा हूं. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस. व्हाई देन अ हैवी, देखो फोर्स एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मास, है ना. हमने जब ग्रेविट वो सब निकाला था तो ये लिखा था फोर्स एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मास. तो वो बोल रहा है कि अगर मैं हैवी हूं तो देखो क्या बोलता है. देन व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट. देखो ध्यान से, यहां पर लिखूं मैं, यहां लिख लो. चलो देखो, फोर्स ऑन हैवी ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑन लाइटर ऑब्जेक्ट. मैं अग्री करता हूं. मैं क्या अग्री करता हूं कि फोर्स ज्यादा है, हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, इसलिए मैं इसको जी कर देता हूं. ठीक है, ये जी है. बट एक्सेलरेशन ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी की वजह से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है उसकी वैल्यू हमने देखा कि GM/r². मतलब ये तो देखो, ये क्या है, अर्थ,
ये क्या है, अर्थ, और ये तो कांस्टेंट ही है। तो इसमें मेरा पार्ट कहां से है? मैं, आप, घोड़ा, कुत्ता, कुछ भी, क्या फर्क पड़ा? सो हैवी ऑब्जेक्ट ज्यादा जोर से गिरेगा, वो हो ही नहीं सकता ना। कैसे होगा? अगर जी सबके लिए, एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, देखो छोड़ा नीचे गिर रहा है, अगर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझो, स्पीड बढ़ना, अगर स्पीड बढ़ना सबके लिए सेम है, फोर्स अलग अलग है बट स्पीड बढ़ना, एक्सेलरेशन जो टर्म है वो सबके लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए सेम है। अगर एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है तो कोई फास्ट और कोई स्लो क्यों जाएगा? वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? इसका मतलब आंसर क्या हुआ कि यस, हेवियर ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज्यादा है बट एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है, बिकॉज जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। सो आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो, जी इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इंडिपेंडेंट या दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द स्मॉल एम। स्मॉल एम कहां से है? अर्थ का मास है। क्लियर? सो हमने क्वेश्चन नंबर ये और ये भी कर लिया, आई थिंक 2 भी कर लिया। क्लियर है? चलो लास्ट का क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल? देखो एक शीट ऑफ पेपर है, ये शीट ऑफ पेपर गिरेगा, स्लो गिरेगा, है ना, बट अगर मैंने इसको क्रम्पल कर दिया तो ये जल्दी गिर रहा है। अब ये तो गड़बड़ हो गई। हमने बोला कि सबके लिए एक्सेलरेशन सेम है, पर वो पेपर ऐसे 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 गिरता है और ये तो सीधा गिर गया, एकदम फास्ट गिर गया। तो ऐसा क्यों हुआ बताओ? आप कंफ्यूज हो गए यहां पे। देखो कंफ्यूजन को ही दूर करना है, कंफ्यूजन दूर करेंगे, समझो। सी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री फॉल, हवा का रोल नहीं है, बट जब आप ये कर रहे हो केस, तब हवा है। तो ये सारी बातें किसके लिए है? ये सारी बातें आइडियल है, ये सारी बातें आइडियल है, मतलब विदाउट एयर रेजिस्टेंस है ये सब कुछ। तो जब आप ये वाली बातें कर रहे हो कि पेपर ऐसे ऐसे स्लो जाता है और कंपल्ड जल्दी चले जाता है, ये सब क्यों हुआ? ये सब के लिए जी अलग अलग क्यों फील हो रहा है? बिकॉज देयर इज एयर रेजिस्टेंस। सो यू कैन नॉट अप्लाई दीज लॉज इन केसेस वेयर हवा। देखो अपन ये सब बात कब की? जब हवा नहीं है। अब आप यही चीज अगर हवा के केस में अप्लाई करोगे तो कैसे होगा? गलत बात हो जाएगी। सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी शीट ऑफ पेपर क्रम्पल्ड इनटू वॉल, देन डेंसिटी इंक्रीजेस। बेसिकली वो क्रम्पल हो जाता है तो उस पर हवा का रेजिस्टेंस कम लगता है ना, ऐसे हो गया ना वो, तो हवा उसको कम जोर से, और पेपर ऐसे 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 जाता। क्लियर? सो योर आंसर विल बी दैट द एयर रेजिस्टेंस will be less for crumpled wall, will be more for a flat paper. क्लियर है? क्लियर है? चलो गुड। तो हमने यहां पर क्या क्या बातें की, कुछ मिस तो नहीं कर दिया? एक बार चेक कर लूं? नहीं, फाइन, राइट। चलो सो ये सब नोट्स अच्छे से बनाओ, और फिर हम लोग नेक्स्ट अभी बात करने वाले हैं, और वो है मोशन की, चैप्टर नंबर 8। देखो क्वेश्चन 11 कर लिया। चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या बातें की थी? हमने बात की थी इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए। इसको किधर करना है? अप्लाई टू फ्री फॉल। वाह, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन से पढ़े थे? याद करो। नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नंबर 2 s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नंबर 3 v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर 2as इज v स्क्वायर माइनस, जो भी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप वो चैप्टर मिस करके आ गए हो या भूल गए हो तो एक बार देख लेते हैं। चलो देखो, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम, और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब ये सारी चीजें आ गई। अब सवाल ये है कि इसको फ्री फॉल में कैसे अप्लाई करो। तो बस एक ही चेंज हुआ है, बताओ क्या हुआ है? हम अभी तक क्या बातें कर रहे थे? हम अभी तक बातें कर रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, विच इज
ए जी विच इज जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकाली। तो बोल रहे हैं ये फ्री फॉल में अप्लाई करो। कैसे? देखो, मोशन हम बात करते थे स्ट्रेट लाइन में, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन में, बस एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि यहां एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, वहां एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता था वो चैप्टर में। यहां एक्सेलरेशन पक्का है, क्या है? ग्रेविटी का। क्यों सबके लिए सेम है बताओ एक्सेलरेशन? बिकॉज विदाउट एयर रेजिस्टेंस है। अब एयर रेजिस्टेंस नहीं रहा तो आप, मैं, फेदर, बॉल, बड़ा बॉल, छोटा बॉल, सब एक। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें अप्लाई करेंगे, देयरफॉर रिप्लेस ए बाय जी। बस इसमें कंडीशन है, दो कंडीशन है दो। ओके, क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट गोज अप, देयर ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है देन जी इज टेकन एज नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों लिखा है, एक ही बात है। देखो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ये नीचे खींचेगा। याद करो, कोई चीज इधर जा रही है और मैं पीछे खींच रहा हूं तो एक्सेलरेशन क्या माना जाता है? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट गोज या कम्स डाउन या गोज डाउन, जो भी है, गोज डाउन, आपको कम्स लिखना है तो कम्स लिख लो। ऑब्जेक्ट कम्स डाउन देन जी इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात है। देखो, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन हो रहा है, मोशन वाले चैप्टर में ये इक्वेशंस थे जिसमें एक्सेलरेशन था। अब हम क्या करेंगे, ये वाली इस इक्वेशन, यही वाले इक्वेशंस वहां से अब यहां अप्लाई करेंगे, बस एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे जी से। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे है, ध्यान से देखो, जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। कोई आपको उसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो ऑब्वियस है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही होगा ना, नीचे, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, बस इतना है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा और ग्रेविटी नीचे होगी तो ये ऑपोजिट हो गया, तो आप माइनस लेते हो। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा और ग्रेविटी भी नीचे ही है ऑलवेज, तब आप लेंगे। ओके, सो आप यहां देख लो, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दिस इज सेम डायरेक्शन। बस एक चीज मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट, जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। बस ये बातें मत भूलना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस कर लिए, हमने कुछ थियरी की, हमने देखा फ्री फॉल क्या होता है, और हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन समबडी इज ऑन अर्थ, इट डिपेंड्स कि वो कहां है। अगर वो पोल पे है तो थोड़ा ज्यादा, इक्वेटर पे है तो थोड़ा कम। अदरवाइज इट डज नॉट डिपेंड ऑन माई मास और योर मास और एनीबडीज मास फॉर फ्री फॉल। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे 5 या 6 क्वेश्चंस करेंगे, इस पे। क्लियर? इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले आप मोशन के ये वाली चीज प्रैक्टिस करके आ जाओ या वीडियोस देख के आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। वो वाला चैप्टर नंबर 8 मोशन को मैंने 8 पार्ट्स में कवर किया है, जिसमें 1-2 वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए भी है। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देख के भी आओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल उसके जैसा ही होगा ये नेक्स्ट वाला वीडियो, वैसे ही प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसे ही होगा। द ओनली डिफरेंस इज इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करके आए, एंड वी विल सी यू देयर।